वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में शपथ ली। व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया, अरे बोलने आप बोल दीजिएगा, अरे बोलिएगा अभी मैं। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक मुसलमान कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उस हिंदू को साबित करना। जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट की भरमार लगाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय वर्मा, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सिर्फ ये कह देना कि सरकार का भी उसमें है, इनका भी संबंध रहा, उनका भी संबंध रहा, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी शर्ट मैली नहीं है, सबकी शर्ट मैली है, तो इससे तो बात नहीं बनती ना। अगर आरोप लगे हैं, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, एफडीपीएल एपी के आरोप लगे हैं और राहुल गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आरोप लगे, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता के सामने। देखिए, सबसे पहले तो अशोक जी, जब आपका और तुहिन जी का चुनावी भाषण सुन के कंफर्म हो गया दोनों की भाषा का कि जो हिरेन जोशी भेजते हैं वही आप लोग पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। आप उसे झूठ बोले या मने। अब आपके मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। एक शेर सुन लीजिए कि गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं और समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है जार सोरेस? क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी जी का इससे? क्या रिश्ता है सरकार से? सरकार को फंडिंग जार सोरेस करता, विपक्ष के नेताओं को जार सोरेस नहीं करता। हाँ, मैंने जो शेर सुनाया था, जार सोरेस तो गरीब लहरें समुद्र है, अडानी साहब। उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे उस टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। अशोक जी, जब सरकार बनती है तो लोकतंत्र में गिनती जिसकी ज्यादा होती है सरकार उसकी बनती है। तो नरेंद्र मोदी जी, नायडू और नीतीश की गिनती ज्यादा थी, तभी तो इनकी सरकार बनी है। इनकी कम थी गिनती? आप हार नामे बताएंगे प्लीज? ज्यादा थी गिनती, इसलिए सरकार बनी है ना? बताओ ना अशोक। ये सब बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे बोलने नहीं देता, कि आपने शुरुआती हम पर, मेरे पर निजी हमले से की थी, लेकिन मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं आपको, सुनिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपके सवाल आप बोल लीजिए, उसके बाद जब मैं आपको एक्सपोज करना शुरू करूंगा भागिएगा नहीं, बोलते रहिए। जार सोरेस ने सरकार से किसके रिश्ते हैं? अगर सरकार इतनी पावरफुल है, जब अमेरिका की सरकार इतनी पावरफुल है, उसने भारत के इतने प्रतिष्ठित व्यवसायी अडानी साहब को, जो मोदी जी के खास है, और देखिए एक फोटो भी दिखाऊंगा अभी आपको कि प्रधानमंत्री खड़े, अडानी साहब बैठे, मालिक और राजा का क्या रिश्ता है, उनको भी वारंट लेकर उनको अरेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। तो आपके जार सोरेस आतंकवादी है, जार सोरेस भ्रष्टाचारी है, सरकार गिराता है, इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है, इसका मतलब जार सोरेस बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई वारंट है, ना अरेस्टिंग। जी ठीक है, अरे अरेस्ट करिए और बंद करिए, उसे जेल भेजिए, उसे लेके आइए, चलिए, और इसके खिलाफ जो भी उसके संलिप्त पाया जाए, जो भी विपक्ष का या पक्ष का उसके साथ पाया जाए, उसको भी जेल भेजिए। आप भेजेंगे। ओके, अब अगर जब मैं बोलूंगा और अगर कोई लोग, अगर मेरा अपनी टीम को निर्देश है, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा, पॉपकॉर्न की तरह कोई उछले तो उनकी आवाज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़े ध्यान से सुना। अब पॉपकॉर्न की तरह उछलने वालों की आवाज बंद कर दीजिए। देखिए क्या है, मैंने सवाल सीधा सीधा पूछा था। वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने क्या कहा अजय वर्मा ने, कि जॉर्ज सोरोस तो लहर है, अडानी समुंदर है। जॉर्ज सोरोस लहर है, मतलब कितने प्यार से जॉर्ज सोरोस को बचाया, लहर है। एक और बार कही जाती है, जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अरे भाई, जॉर्ज सोरोस जो है वो कोई चौकी छुरी मार के नहीं निकला है, उसने बैंक नहीं लूटा है कि उसको जाओ और गिरफ्तार कर लो। वो क्रिमिनल उस तरह का नहीं है। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, दर्शक इस बात को समझें। मोहम्मद यूनुस जो है वो आइडियोलॉजिकल वॉर, और जॉर्ज सोरोस जो अमेरिकी डीप स्टेट है उसके वो पिट्ठू हैं। बात तो सही है। डीप स्टेट है उसके वो पिट्ठू हैं, और वो कोई चाकू छुरी मार के नहीं निकले थे। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और जब वो बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश में उन्होंने टॉपल किया तो क्या किया, गुंडे बदमाशों को और स्टूडेंट के नाम पर जो है जिहादियों को आगे कर दिया, वहां की सरकार को टॉपल किया, और अब वहां खुद बैठ गए और बिना चुने हुए नेता, और अब वहां क्या हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है रोज। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, इस बात को समझिए। और आइडियोलॉजिकल वॉर जो है ये किसके खिलाफ है, इस बात को भी समझिए। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए।
अजय वर्मा और बाकी सब लोगों की। लोग आज कहते हैं ना, लोग आज कहते हैं कि जॉर्ज सोरस आज इस देश में जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। हां, क्योंकि उसको सरकार गिरानी है। लेकिन जॉर्ज सोरस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए। यह आपको पता होना चाहिए। तब जॉर्ज सोरस क्या करता था जब भारत में यूपीए की सरकार थी। कवाली बेइज्जती। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था। और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे, और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे। वो 32 लोग जॉर्ज सोरस के पिट्ठू थे, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक मुसलमान कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है, तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। सॉरी 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 सॉरी। कानून साबित नहीं करेगा, उसको साबित करना कि वो निर्दोष था। तुरंत जो है वहां पर न्याय होगा। न्याय क्या होगा? हिंदू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और मुसलमान जो है उसको माना नहीं जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में बना था। और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे उन 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी, और इस बिल बनाने वालों में हर्ष मंदार शामिल था। और वह हर्ष मंदार कौन है? वो जॉर्ज सोरस का आदमी है। ये वही हर्ष मंदार है दिल्ली के अंदर जिसके जो चिल्ड्रंस होम थे उस पर छापा पड़ा था, उसमें छोटे छोटे बच्चों का कन्वर्जन हो रहा था। आज भी वो केस चल रहा है। ये था जॉर्ज सोरस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ठीक कहा है, सुनना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के दस्तखत को? मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है। और ये ओपन सोसाइटी के, मैंने उसकी ओपन सोसाइटी के जो उसका जो वेबसाइट है वहां से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ओपन सोसाइटी के पेरोल पर थी। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों की अब भी आंखें खुली नहीं खुली हैं, तो फिर इस देश का जो होगा वो आप लोग। मनमोहन सिंह की बेटी सोनिया गांधी, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक ठहराने की, हिंदुओं को दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? सिस्टम पार देंगे। किसने रची थी साजिश? वो तो भला वो कानून पारित नहीं हो पाया क्योंकि देश में विरोध हुआ, वरना हिंदुओं को इस देश में कोई उंगली उठाता हिंदुओं को जेल में भेज दिया, तुम दंगाई हो। ये जॉर्ज सोरस के इशारे पर क्या क्या हो रहा था, ये तब से हो रहा था। और कश्मीर को लेकर मैं बता चुका हूं, सियाचिन पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी थी। क्या इसके बाद भी कुछ बचता है? एक बार तो कहिए आरोप गलत है। क्या ये वेबसाइट गलत है कि वेबसाइट से जो तस्वीर आई क्या गलत है? सोनिया गांधी की तस्वीर लगी, इसको लेकर कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई वो नहीं किया। एक बार सोनिया गांधी कहते हैं मेरा इस संस्था से कोई लेना देना नहीं। समझिए कि जॉर्ज सोरोस को अगर जो फंडिंग कर रहा है और सरकार का कोई टेक ही नहीं है, मैं तो पहले से बातचीत शुरू करते समय कह रहा हूं, मोदी सरकार का कोई टेक नहीं है। इस पूरी बात को अडानी पर हो रहे हम लोग को दबाने के लिए इसको एक हिपोथेटिकल लड़ाई खड़ी की गई। और आपने भी जितने तथ्य रखे, एक था कम्युनल बिल जो आया नहीं उसके तथ्य रख रहे हैं, कुछ लोग थे जो मतलब जो हुआ नहीं उसके तथ्य रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप अपोजिशन की बात ही नहीं करना चाहते। खाओ मां कसम। ओके प्रेम जी, आपको बिना रोक टोक मैंने समय दिया। अब जब आपने जो सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब दे दूं। पहली बात, आपने बिल्कुल बड़ा वैलिड सवाल उठाया कि अगर देश के दुश्मन भरे पड़े एक्शन क्यों नहीं हो रहा। बड़ा वैलिड सवाल है। पर क्या प्रेम जी और अजय जी और देश के लोग जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि जॉर्ज सोरस की फंडिंग का तरीका क्या होता है। वो लगातार जो एनजीओज हैं उनको फंडिंग करता है, और वो एनजीओज जो हैं देश में इस तरह की गतिविधियां करते हैं। क्या आपको मालूम है कि 2014 से लेकर 2024 तक इस देश में कम से कम ये मैं डेटा ऐसी बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास 2019 का डेटा है। जब मैंने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया था उसमें प्रधानमंत्री ने खुद बताया था। उस वक्त जो है 2019 के अंदर देश की करीब 40,000 संस्थाएं, एनजीओज जो विदेशों से पैसा लेती थी और विदेशों से पैसा लेकर हिसाब नहीं देती थी, ये सरकार को बताती नहीं थी कि पैसा कहां से आया और क्यों खर्च किया, किस पर खर्च किया। ऐसी तमाम संस्थाओं की फॉरेन फंडिंग बंद कर दी गई है। और इसमें कई नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं के बच्चे बच्चियों की भी संस्थाएं हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
तो आप देखते हैं ना, बड़ा जो हल्ला होता है जब किसी संस्था के ऊपर जब पर कतरे जाते हैं, तो फिर होता है कि इस देश में जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आप विदेशों से पैसा लेंगे, दुनिया भर से पैसा लेंगे, और भारत में उसको कहां खर्च करेंगे बताएंगे नहीं। और जब आपकी फॉरेन फंडिंग बंद कर दी जाएगी तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। जैसे आज अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा था, उसके विरोध में जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो फिल्म थी, एक फिल्म थी, उसके ऊपर पत्थर बरसाए। तो पत्थर बरसा के आप कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम तो पत्थर मारेंगे। और प्रेम जी, आपने कहा कि मैं एक विचारधारा, बिल्कुल मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, और मेरी विचारधारा है भारत देश। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में अगर आप शपथ लिए। व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया, अरे बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा। अरे बोलिएगा, अभी मैं बीच में ना जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं जो बोल लूँ तब बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली। 2019 आया, लगता है इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा। अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी शपथ। मैं पूछता हूं, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा जितना ये बदल। अब 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरी थे। कितने थे बताइए? SC ST 0 ST 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, आप बोल रही थी, मैं एकदम शांत रहा, आपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए। क्या बढ़िया था, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता, अब सुनिए, हमेशा मेरे में ये डिस्कस कर रही है। इन्होंने कहा कि वक्त बदल जाता है। देखिए, वक्त ऐसा बदलता है कि आदमी अपने पुरखों की बात की भी ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाता है। यानी नेहरू भी गलत, इंदिरा भी गलत, राजीव भी गलत। आए मेरी कुर्सी मिल जाए, सत्ता से बाहर रह के जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है, वैसे कांग्रेस छटपटा रही है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं। ने कहा, नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट प्लान में वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर। भारत का संविधान नहीं था। बोलो, ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे। शुक्रिया जी, बोलिए। सारा उनको मिल गया। तो मैं एक बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।